चलिए आज बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के उस चौंकाने वाले मैसेज की जो उन्होंने क्रिप्टो कम्युनिटी को दिया है। और ये सिर्फ बिटकॉइन होल्ड करने के बारे में नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी बात है। और यहीं से बात एकदम दिलचस्प हो जाती है। कियोसाकी सीधा सीधा क्रिप्टो वालों को चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब लोग बिटकॉइन के प्राइस पर ही अटके हुए हैं और इस चक्कर में जो असली बड़ी पिक्चर है उसे कोई देख ही नहीं रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्रिप्टो से भी बड़ा आखिर क्या हो सकता है ना? मतलब अगर डिजिटल सोना ही फाइनल जवाब नहीं है तो फिर क्या है? यही तो वो राज है जिसे कियोसाकी समझाना चाहते हैं और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। इसका जवाब हमें मिलता है 1981 की एक किताब में। कियोसाकी हमें बकमिंस्टर फुलर के काम की ओर ले जाते हैं जिन्होंने ग्रंच नाम के एक सिस्टम के बारे में बताया था। सोचिए, ये एक बहुत बड़ी इनविजिबल मशीन जैसी है जो पर्दे के पीछे से चल रही है और इसका एक ही काम है, चुपचाप हमारी दौलत को खींच लेना और हमें कानों कान खबर भी नहीं होती। तो जाहिर है इस गेम को जीतना है तो पहले अपने असली दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। ये लड़ाई बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर नीचे जाने की है ही नहीं, असल लड़ाई तो उस सिस्टम के खिलाफ है जिसके अंदर हम सब खेल रहे हैं। ग्रंच, इसका मतलब ही डरावना है। ग्रॉस यूनिवर्सल कैश हाइस्ट, मतलब ये कोई एक आदमी या कोई एक कंपनी नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी न दिखने वाली चोरी की मशीन है जो 24 घंटे काम कर रही है और बस हमारा पैसा हमसे दूर खींचे जा रही है। तो फिर ये ग्रंच है कौन? कियोसाकी के हिसाब से ये बड़ी बड़ी संस्थाएं, फेड, वॉल स्ट्रीट, ट्रेजरी, यहाँ तक कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी, ये सब इस ग्रंच सिस्टम के ही हिस्से हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो पैसे का पूरा खेल कंट्रोल करते हैं, नियम बनाते हैं और अक्सर ये नियम आम आदमी के खिलाफ ही होते हैं। अच्छा, तो फिर बिटकॉइन कहाँ फिट होता है? बिटकॉइन यहाँ एक बहुत जरूरी रोल निभाता है। वो है लोगों का पैसा, इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक हथियार। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, कियोसाकी कहते हैं कि ये पहेली का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है, पूरा जवाब नहीं। और असली जवाब को समझने के लिए हमें पैसे को देखने का अपना नजरिया ही बदलना पड़ेगा, बिल्कुल जड़ से। और यहीं पर एंट्री होती है कियोसाकी की सबसे मशहूर फिलॉसफी की, रिच डैड पुअर डैड। देखिए, ये सब कुछ पैसे को लेकर दो अलग अलग रास्तों, दो अलग अलग सोच के बीच चुनाव करने के बारे में है। एक तरफ है पुअर डैड की सोच जो हमें स्कूलों में सिखाई जाती है कि भाई अच्छे से पढ़ो, एक सेफ नौकरी पकड़ो और पैसे बचाओ। और दूसरी तरफ है रिच डैड की सोच जो असल में दौलत बनाती है। और वो क्या है? सिस्टम बनाना और ऐसी चीजें खरीदना जो पैसा कमा कर दें। ये लाइन सुनने में थोड़ी चुभ सकती है ना? लेकिन यही वो लाइन है जो हमें एसेट और लायबिलिटी यानी संपत्ति और देनदारी के बीच का सबसे जरूरी फर्क समझाती है। और सच कहूं तो यही फाइनेंशियल एजुकेशन की पहली सीढ़ी है। कियोसाकी ने एसेट की परिभाषा को इतना आसान बना दिया है कि सब कुछ क्लियर हो जाता है। वो कहते हैं एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, बस इतना ही। अगर कोई चीज किसी की जेब में पैसा नहीं डाल रही तो वो एसेट नहीं है, वो बस एक सामान है। और फिर आता है सिक्के का दूसरा पहलू, लायबिलिटी, मतलब वो चीज जो जेब से पैसा निकाले, जैसे कि एक घर जिस पर लोन चल रहा हो या एक महंगी गाड़ी। इन पर मेंटेनेंस, टैक्स, ईएमआई, ये सब लगातार पैसा खींचते हैं, इसीलिए ये लायबिलिटी है, एसेट नहीं। चलिए अब कियोसाकी के सबसे पावरफुल टूल में से एक को समझते हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसे आप पैसे की दुनिया का एक मैप समझिए, एक नक्शा जो बताता है कि कौन कहाँ खड़ा है और कहाँ जा सकता है। तो इस मैप में 4 हिस्से हैं। E मतलब एम्प्लॉय जो नौकरी करते हैं, S मतलब स्मॉल बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद के लिए काम करते हैं। फिर आता है B यानी बिग बिजनेस ओनर्स जिनके पास एक सिस्टम होता है जो उनके लिए काम करता है। और आखिर में I यानी इन्वेस्टर्स जिनका पैसा उनके लिए काम करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई इंसान इनमें से कहाँ है और कहाँ जाना चाहता है। देखिए, इस क्वाड्रेंट के लेफ्ट और राइट साइड में जमीन आसमान का फर्क है। लेफ्ट साइड वाले लोग यानी ई और एस वो पैसे के लिए काम करते हैं, वो अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं। जबकि राइट साइड वाले लोग बी और आई, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। ये सोच का, पूरी स्ट्रैटेजी का फर्क है। और अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। टैक्स का फर्क देखिए, लेफ्ट साइड वालों पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है और राइट साइड वालों पर सबसे कम। सिस्टम को बनाया ही ऐसे गया है कि बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स को फायदा हो, एम्प्लॉयज को नहीं। अब ये सही लगे या गलत, पर खेल के नियम तो यही है। तो सवाल ये है कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं?
चलिए अब उन खास तरीकों पर बात करते हैं जिन्हें बी और आई क्वाड्रेंट के लोग दौलत बनाने और उसे बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक कामयाब बिजनेस का मतलब सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना नहीं होता। नहीं, ये एक पूरा सिस्टम होता है। कियोसाकी का BI ट्रायंगल यही दिखाता है कि मिशन, टीम, लीडरशिप, कैश फ्लो, ये सब कितना जरूरी है। इनमें से अगर एक भी चीज गायब हो जाए तो पूरी इमारत गिर सकती है। और ये बात पुअर डैड की सोच के बिल्कुल उल्टी है। वो कहते थे कर्ज से दूर रहो, लेकिन राइट साइड में कर्ज एक बोझ नहीं बल्कि एक बहुत पावरफुल टूल है। अमीर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पैसा उधार लेने के लिए और उससे ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए और पैसा बनाते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? असली मकसद सिर्फ बिटकॉइन जैसी कोई चीज खरीदकर बैठ जाना नहीं है। असली मकसद है अपनी सोच को बदलना, एक आम इंसान से एक सच्चे इन्वेस्टर की सोच तक ले जाना। और ये बात बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ बिटकॉइन में लाखों रुपए रखना गेम का एंड नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप उस वैल्यू को लेकर उसे ऐसी जगह लगाते हैं जहां वो आपके लिए काम करे। और यही है फाइनल गोल। असली दौलत बिटकॉइन में नहीं है। असली दौलत है उस बिटकॉइन को ऐसे एसेट्स में बदलने की काबिलियत में जो जिंदगी भर किसी की जेब में पैसा डालते रहें, चाहे वो रियल एस्टेट हो, कोई बिजनेस हो या कुछ और। इसी तरीके से उस ग्रंच सिस्टम को हराया जा सकता है, एक ऐसा सिस्टम बनाकर जो हमारे लिए काम करे, ना कि हमारे खिलाफ। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है। एसेट तो है, लेकिन क्या उसे संभालने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन है? पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे रखना और उसे मल्टीप्लाई करना वो एक बिल्कुल अलग स्किल है, और उसी के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। तो असली काम वो तो अब शुरू होता है।